Assalamu alaikum friends. I'm Taqdees Siddiqui with Computer Graphics for Bachelor's in Computer Science course being offered by Virtual University, Government of Pakistan. This is our 16th lecture today. We hope you have been enjoying your stay with us. We are going to talk about some very interesting things today. So let's begin. 3D. Not a new word for you? 3 dimensions. Yeah, that's the word that we are living in, the real world. 3D world. Have you ever wondered that if there be a world with some real living beings, inhabitants in 2D? Assume कर लेते हैं कि एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसके अंदर सभी चीजें 2 डायमेंशनल हैं. किस तरह की जिंदगी होगी वहां? There won't be a concept of height or depth in there. लंबाई और चौड़ाई का कॉन्सेप्ट तो होगा. तो एज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसी दुनिया मौजूद है और वो हमारी इस 3 डायमेंशंस वाली दुनिया के अंदर ही है, तो उस सूरत में क्या क्या कुछ मुमकिन है. लेट्स जस्ट थिंक वाइल्ड फॉर अ वाइल कि अगर ऐसी दुनिया मौजूद है जिसके बारे में पता है कि वो 2 डायमेंशनल वर्ल्ड है और उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो भी 2 डायमेंशनल हैं, वहां पर घर, मकान, सब कुछ 2 डायमेंशंस में है. एज्यूम कर लेते हैं कि वो लिविंग बींग्स हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. तो ऐसी सूरत में अगर हम जो कि 3D वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं उनकी उस 2D वर्ल्ड में इन्वेड करना चाहें तो क्या ये मुश्किल काम है या आसान? भाई देखिए, 2D वर्ल्ड जो होगी वो तो एक 2 डायमेंशनल प्लेन ही होगा ना, XY प्लेन. जिस किस्म की बातें हम इससे पहले करते चले आ रहे हैं, 2D ज्योमेट्री की हमने बात की. 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में इसी किस्म की चीजें होंगी. घर जो होंगे वो भी लाइनों से ही बने होंगे, कमरे, किचन का कॉन्सेप्ट, लिविंग रूम का कॉन्सेप्ट, ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट. सो अगर ऐसे ही किसी 2D वर्ल्ड के किसी मकान में हमने इन्वेट करना हो और चलें हम सारे के सारे उसमें घुसते नहीं हैं, हम अपनी सिर्फ उंगली को वहां भेज देते हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि हम उस मकान के अंदर उसकी बाउंड्रीज में सिर्फ फिंगर पॉइंट करें एंड वी वुड बी इन दैट 2D वर्ल्ड. Ever imagine what the 2D world would be seeing when we put our finger over there? फिंगर टिप नजर आएगी, एक गोल दायरा सा, एक ओवलिश सी शेप दिखाई देगी उन्हें. और अगर हमने रिसेंटली अपने नाखून नहीं काटे हैं तो शायद उसके ऊपर एक छोटा सा चांद भी नजर आएगा. एंड दिस कुड बी अ बीइंग जो कि उस 2D वर्ल्ड के रहने वालों के लिए आउट ऑफ द ब्लू चीज हो, कोई ऐसी चीज हो जो कि उन्होंने कभी देखी ना हो. दे कुड ट्रीट दैट एज एन एलियन. And if they try, they might walk out of the room and lock it, believing that they have locked the alien in the room. But in order to escape from that room, all that you have to do is just pick up your finger from there. तो अगर आपने पहले वो लिविंग रूम में रखी थी और उन्होंने लिविंग रूम को बंद कर दिया तो आप उठा लीजिए उसे वहां से और उनके किचन में रख दीजिए या उनके ड्राइंग रूम में रख दीजिए या उनके पोर्च में रख दीजिए. They won't be able to stop you. You are coming from the 3rd dimension. They are 2-dimensional people. They do not know of this 3rd dimension and they won't be able to help stop anything coming from that dimension. शायद बहुत सारी explanations जो हमारे यहाँ aliens के हवाले से दी जाती हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि maybe they are coming from another dimension. Over the years, people have been advocating the concept of time being another dimension. It could be जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते हम कहते हैं शायद वो अगली डायमेंशन है. 3 डायमेंशन वर्ल्ड के हम रहने वाले हैं, यहाँ की चीज़ों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वक्त जो है वो एक ऐसी एंटिटी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम कहते हैं शायद ये 4th डायमेंशन होगी. फिर उसके बाद कुछ लोग इससे भी आगे जाते हैं और वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कुड बी द 5th डायमेंशन. वेल, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट फिलोसॉफिकल डिबेट. वी आर गोइंग टू गेट बैक टू आवर 3D बिजनेस. वी आर गोइंग टू डेवलप सम बेसिक 3 डायमेंशन कॉन्सेप्ट्स. एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है कि 3D वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं उसके अंदर लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई और गहराई का कॉन्सेप्ट भी है. इसको हम 3D वर्ल्ड कहते हैं. तो एक तो ये एस्पेक्ट है जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से है जो हमने सीखना है 3D वर्ल्ड का. और दूसरा वो है जिसको हम 3D विजन कहते हैं या 3D व्यू कहते हैं. 3D व्यू में क्या होता है दैट द आईज, ह्यूमन बींग्स आईज, दे सी एन ऑब्जेक्ट डिफरेंटली. अगर आप दाएं आंख से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उसका आपको एक डिफरेंट एंगल नजर आता है, और अगर आप दाईं आंख बंद कर लें, सिर्फ बाईं से देखें तो आपको एक डिफरेंट एंगल दिखाई देता है.
and that is what gives that perception of the three-dimensional view. So इस किस्म के 3D views जो हैं वो हम किस तरह से बना सकते हैं, मेक बिलीव कर सकते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे. लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी बातें 3D के बारे में. As I've said that in any 3D medium, when we are talking about the 3D view, each eye looks at an object from a different angle, and collectively those two different images are merged together to form one comprehensive image, and that forms the 3D view. So each eye looks at an object from a different angle. Right eye would be looking at the object from an angle where the right part of the object would be more visible than the left side. Left eye would be looking at it in such a manner that the left part of the object would be more visible than the right side. And together these two images would be formed together to make one cohesive image, and that would be the 3D view. But whenever we will be talking about 3D object having its shadow casted in a 2D world, that would be a 2D image. As you just saw, कि अगर क्यूब का आप शेडो देख रहे हो तो वो शेडो जो है वो किसी पॉलीगॉन की शक्ल का दिखाई दे रहा होगा. एट टाइम्स इट कैन बी लुकिंग लाइक अ स्क्वायर मे बी, और एट टाइम्स इट माइट बी लुकिंग लाइक अ पैरेललोग्राम, or it may look like a hexagon at a time, but the image would be a two-dimensional image, probably of the very kind, the primitives that we have seen in the 2D geometry thus far. But the cube itself is a representative object of the 3D world. So looking at the cube would require to make it look like a three-dimensional object, but looking at its shadow, we'll be seeing another 2D thing. Although there are certain other issues involved in how to make that shadow look like a real one, so those we'll be covering later on. But for the moment, we just need to know that when we have a projection of a 3D object onto a 2D plane, that becomes a two-dimensional picture. So, coordinate systems. What are coordinate systems? Coordinate systems are the measured frames of reference within which geometry is defined, manipulated, and viewed. We have worked with 2D coordinate systems, XY coordinate systems thus far. Today we are going to go a step further, but still the basic concept would be that these are the frames of reference in which we can perform certain operations. Coordinate systems. In this system, a point serves as the origin, which is the reference point, and three lines or axes that pass through that point and are orthogonal to each other, which means they are at right angles or at 90 degrees to each other. So that is what forms a coordinate system for us. We are looking at one right now. We have the concept of x and y axes and also z or z axes. Well, when we are talking about x and y axes, we can make use of the directions concept with it. For x axis, positive and negative side of it, we can make use of the concept of east and west, and for y axis we might be able to use north and south. But of course, z is adding another dimension to them, and that is why we'll not be able to associate any directions with it, as we've got only 4. Now that was a non-serious remark. Let's talk about the different types of coordinate systems. And there are essentially 3 that we are going to talk about: the 1D or one-dimensional coordinate systems, 2D or two-dimensional coordinate systems, and 3D or three-dimensional coordinate systems. Let's start with the one-dimensional coordinate system. Direction and magnitude along a single axis with a reference to origin is given. Locations are defined by a single coordinate. क्योंकि हम one-dimensional coordinate system की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली इसके अंदर फिर x के साथ y का कॉन्सेप्ट नहीं होगा. अगर हम x को लेके चलते हैं तो फिर x ही होगा, सिंगल एक्सिस, एक ही स्ट्रेट लाइन. उसी के ऊपर ऑरिजिन का कॉन्सेप्ट होगा जो एक रेफरेंस पॉइंट होगा जहां से हम मेजर करेंगे अपनी करंट लोकेशन ऑन दैट वेरी एक्सिस इन दैट वेरी डायमेंशन. सो 1D के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी. यहाँ पर हमें पॉइंट के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक ही नंबर बता रहा होगा कि हम कहाँ खड़े हैं. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 है,
हम अगर 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन पे 10 पेसेस जाते हैं तो पोजीशन वुड बी 10. अगर हम उल्टी तरफ चल पड़ते हैं 5 कदम चलते हैं तो इसका मतलब है कि हम -5 पे खड़े हैं. सो दैट वुड बी अबाउट इट. सो ऑल दैट वी विल बी एबल टू डिफाइन इन अ 1D सिस्टम वुड बी व्हाट? या अ पॉइंट और अ लाइन सेगमेंट. डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का आ जाएगा. यू कैन रिकॉल दैट वी कैन हैव अ वेक्टर एज वेल. सो वी कैन डिफाइन पॉइंट्स, segments, lines, and rays. Can have multiple origins or frames of reference and transform coordinates among them. So ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही origin का या reference point का concept होगा. वो हम depending upon our requirement एक नया reference point भी define कर सकते हैं जो कि with respect to the original origin या जो starting हमारा point था reference का उसके define किया जा सकता है. और फिर later on हम उस नए reference point से या नए origin के reference से ट्रांसफॉर्मेशंस या जो भी प्रोसेसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं. सो दिस इज सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इन अ 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम. अ स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर हमारा एक ऑरिजिन रेफरेंस पॉइंट, और फिर इफ वी आर वॉकिंग अलोंग दैट लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन इन वन वे, दैट विल बी डिफाइनिंग अ पॉइंट और अ लाइन और अ वेक्टर, बिकॉज मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी specifiable है. What would happen in a 2-dimensional coordinate system? Direction and magnitude, of course, that will be there, but now along 2 axes with reference to an origin. Locations are defined by x-y coordinate pairs. हमारे पास अब 2 चीजें हो गई, x डायरेक्शन भी हो गई, y भी हो गई. तो हमारे पास कोई सा भी पॉइंट अगर आ जाएगा तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करेंगे. Can define points, segments, lines, rays, and curves, polygons. Any planar geometry can be drawn in here or defined in here. वहां पर तो हम सिर्फ points और segments और lines की बात कर रहे थे या rays की. अब हम curves की बात भी कर सकते हैं, polygons की भी कर सकते हैं, because x और y दोनों directions में हमें move करने का और define करने का मौका मिल रहा है. Can have multiple origins or frames of reference and transform coordinates among them. So 2D coordinate system के अंदर भी हम multiple frames of reference हो सकते हैं. हमारे पास हम एक frame of reference के reference से एक नया frame of reference define कर सकते हैं और फिर उस नए frame of reference को use करते हुए, उस नए origin को use करते हुए objects को draw भी कर सकते हैं, transform भी कर सकते हैं. So we can have the concept of a bigger canvas जिसके अंदर हमने एक छोटी विंडो डिफाइन कर लिया और उसका origin एक अलग से डिफाइन कर लिया, और फिर कुछ ऑपरेशन हमने सिर्फ उस विंडो के एतबार से कर लिए और कुछ ऑपरेशंस हम बिगर कैनवस के एतबार से भी कर सकते हैं. और फिर कोऑर्डिनेट्स को एक रेफरेंस पॉइंट से दूसरे रेफरेंस पॉइंट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वुड बी द 2-dimensional coordinate system looking like. We'll have x and y both directions, and we'll have a point specified using a coordinate pair. X and y coordinates will be sufficient to define the point. X would be telling us कि हम x एक्सिस के along कितना चलें तो ये लोकेशन आती है, और y would be telling us कि y एक्सिस के along कितना चलेंगे तो हम इस पॉइंट तक पहुंचेंगे. And now the 3D coordinate system. It is 3D Cartesian coordinate system. Direction and magnitude along 3 axes with reference to an origin can be specified. Locations are defined by x, y and z triples. 2D के अंदर हमें x, y पेयर काफी था, लेकिन 3 डायमेंशंस के अंदर हमने चूंकि z ऐड कर दिया है, सो x, y और z तीनों मिलके अब स्पेसिफाई कर सकेंगे किसी भी पॉइंट को जो कि 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मौजूद होगा. वी कैन डिफाइन क्यूब्स, कोन्स एंड स्फीयर्स एटसेट्रा which are volumes in space. That concept can be represented in 3-dimensional world and 3D coordinate system, in addition to all those that were available for 1D and 2D. So वो point, line, ray, curve, polygon, वो तमाम concepts तो मौजूद ही हैं. Additionally, we can define cones, spheres and cubes as well. We can have multiple origins or frames of reference, and we can transform coordinates among them. So the same thing is valid with 3D coordinate system as well. We are looking at a 3-dimensional coordinate systems example right now. So this is what a 3-dimensional coordinate system would look like, with its origin at 0, 0, 0, where all the 3 axes x, y and z are meeting or are passing through,
they are orthogonal to each other, they are at 90 degrees to each other, and if we are to specify the location or position of this point, we'll require x, y, and z, all three coordinates to be specified. So in order to make it here to this point, we need to travel this much along x-axis, this much along y-axis, and this much along z-axis, and that is how we are going to make it here. So this triple x, y, and z is actually going to specify how far along x-axis we need to move, how far along y-axis we need to move, and how far along z-axis we need to move in order to be able to make it there at this very point. And this is the origin with reference to which the position of this point would be specified, because this is where we say that x is 0, y is 0, and z is also 0. That is why the origin is specified as 0, 0, 0. The triple used for origin is all zeros, and correspondingly, when we talk about any point in this 3D space, in order to make it there, x, y, and z coordinates would be required to be specified. Okay, now we're going to talk about certain rules that are used whenever we are talking about the 3D coordinate system in order to be able to tell which way x, y, and z are actually pointing. And for this we are going to make use of certain rules which are known as the right hand rule and the left hand rule. So we'll look at these rules and try to see how each rule tries to describe where each axis is moving or pointing towards. Typically, these rules determine the orientation of axes and direction of rotations. Here we are going to make use of thumb to specify position of x. The index finger would be telling us the position of y, and the middle finger, which would be moving out, would be specifying position of the z-axis. In general, our word coordinate systems make use of the right hand rule, and the coordinate axes or object axes are typically right-handed. Left-handed axes are often used for cameras. We'll take a look at the two, and then we'll be able to distinguish between the approach of the two. So now you are looking at the right-handed and the left-handed rules being illustrated using some figures. Right hand वाले rule को देखिए. We are making use of the right hand, and the palm side of the hand is towards us, keeping the palm towards us. When we stretch the thumb towards right, index finger upwards, and we make the middle finger point to us, then the thumb is pointing towards the x-axis, the index finger is pointing towards the y, and z is pointed towards by the middle finger. But if we are going to use the left hand rule, we are going to use the left hand, thumb would be pointing towards x, index finger up would be pointing towards y, but this time the palm of the hand would be away from us, and the middle finger stretched out would be pointing towards the z direction. So that is the difference. In the right hand rule, where we are talking about the middle finger giving us z in terms of the height of objects maybe, and with the left hand rule we are talking about z being the depth of the scene. And that is why we talked about the concept of most real world coordinates being right-handed, and the left-handed rule used by cameras who have to zoom into the depths of the scenes. So therefore their positive z is in the depth, and for real world coordinates we are taking it towards us, towards the height. Yet another right hand rule. Now this one is used in order to specify, or in order to tell which would be the positive direction of rotation along a specific axis. So in order to apply this rule, what we have to do is that whichever axis we want to find out the direction of positive rotation about, we take that axis in our right hand with our thumb oriented in positive direction of the axis. Now our fingers, which are curled around the axis, would be telling us the direction of positive rotation around that axis. So अगर हम x axis की बात कर रहे हैं, तो हम x axis को right hand में hold करें. X axis is extended towards our right. चलें इसको इस तरह से पकड़ लेते हैं. Therefore, our thumb would be giving the direction of the positive x axis. The curled fingers would be telling us कि अगर हम इसके around rotation करेंगे, तो positive angle of rotation जो है वो किस तरफ को rotate करवाएगा किसी भी object को. अगर हम इसी तरह से
वाई एक्सिस के अराउंड मालूम करना चाहते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी, तो वाई एक्सिस को हम राइट हैंड में होल्ड कर लेते हैं विद द थंब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. द कर्ल्ड फिंगर्स वुड बी टेलिंग अस कि किस तरफ हम रोटेट करेंगे अगर हम पॉजिटिव थीटा के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस रोटेट करने जा रहे हैं. सेम वुड बी ट्रू फॉर द जी एक्सिस. जी एक्सिस को होल्ड कर लीजिए राइट हैंड में such that the thumb is pointing towards the positive z-axis direction. So curled fingers would be telling us the direction of positive rotation around z-axis. Now when we are using the right-handed rule, the right-handed Cartesian coordinate system describes the relationship of x, y and z in this manner. X is positive to the right of the origin and negative to the left. Y is positive above the origin and is negative below it. Z is negative beyond the origin and positive behind it. Let's take a look at the picture again. So right की तरफ origin से हमें positive x direction मिल रही है. Origin से left पे move कर जाएं along the horizon. We go to the negative x direction. Positive y है above the origin और below the origin y की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है. इसी तरह से z को देख लीजिए, टुवर्ड्स अस इट इज पॉजिटिव एंड अवे फ्रॉम अस इट इज नेगेटिव, वेयर वी आर लुकिंग एट दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम. नाउ व्हेन वी आर यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल, ऑल दीज x, y and z coordinates, their relationships are defined in this manner. X is positive to the right and negative to the left of origin. Y is positive above the origin and is negative below it. But Z is now inverted because it is positive beyond the origin and negative behind it. So you can see it now. Z is now positive in the depth and is negative towards us. All others remain the same. Origin से right side पे X positive है, left side पे negative है. Origin से ऊपर चले जाएं Y positive है, नीचे आ जाइए Y negative है. और z जो है वो अब away from us is positive, towards us it is negative. Now when we talk about defining or describing a point in 3 dimension, it can be very simply stated using a triple. पहले हमने बात की थी कि 2 dimensional world के अंदर 2D planes के अंदर जब हम किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने जाते हैं तो उसके लिए x और y कोऑर्डिनेट्स काफ़ी होते हैं. अब चूंकि हम 3D की बात कर रहे हैं तो तीसरी डायमेंशन z की ऐड हो चुकी है. इस सूरत में हम किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स बताना चाहेंगे तो उनके लिए हमें एक ट्रिपल काफी होगा. सो अ पॉइंट P कैन बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रिपल x, y, z, and that's what it takes to define or describe a point in 3D. Thus the origin of the coordinate system is located at point 0, 0, 0, where all the 3 x, y and z have got values 0, while 5 units to the right of that position might be located at the point 5, 0, 0. You can recall that towards right of the origin was positive x direction, and the first one in our triple xyz is x. So if we have moved by 5 points or 5 paces towards right from the origin, that means x के along हमने 5 units travel किया है. So the value for x would be 5. Those for y and z would not change, they would be still 0, and we'll say the point would be expressed as 5, 0, 0. There is another concept now, and that is when we are talking about the directions of these axes in the coordinate system, should we have the y axis pointing upwards or z axis pointing upwards? Depending upon different environments, different work practices and different applications, दोनों चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं. We can define our coordinate system with the y axis pointing upwards, the positive y being upwards, or we can define it with the positive z pointing upwards, or defined in such a manner that z points upwards. So in this manner we can distinguish these two approaches as the y up or the z up approach. So in case of z up, we use this approach typically when we are talking about designing applications. Designers use this concept, but when we are talking about the animation, something more related to us, we'll be using the y up approach. उसकी वजह एक ये भी है कि हमारे पास जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं उनके अंदर जो सामने हमारे इमेज आ रहा होता है उसमें
we have the concept of x and y. So we are pretty much native to it, that x extends towards right and y is upwards. So उसके साथ जब हम डेप्थ का कॉन्सेप्ट या हाइट का कॉन्सेप्ट डालते हैं तो y stays up, x stays right and z can be orthogonal to these two. As I said earlier, that using y up or z up is because of certain professional methodologies or work habits that have been used during the past. So this is not an orientation that is having some scientific basis. Only as per requirement of the field or the trade that we are making use of the coordinate systems for, that defines or describes the way we orient our y and z, and they can be often handled differently when we are moving from any application to application. As I said, from application to application these vary. You can look at the image right now which distinguishes the y up and the z up approach. Y up is our typical approach that we have already seen. X extends towards right, y extends towards up direction, above the origin, and then z is of course orthogonal to these two. The xy plane के 90 डिग्री के ऊपर हमें दिखाई देता है. लेकिन जब हम z up की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारा xy प्लेन जो है वो पैरेलल टू ग्राउंड हो जाएगा and z would be extended upwards. So as I said, typically application to application and work environment to work environment, one of the two approaches can be taken and they can vary. Then there is the concept of global coordinate systems. Global coordinate systems with reference to which all objects exist in the real three-dimensional world. लेकिन जब हम उस three-dimensional world के objects को किसी भी और जगह पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर रेफरेंस टू ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसका ओरिजिन जो है वो पॉइज हो जाए और फिर उस अपने डिफाइन किए हुए लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स टू दीज लोकल कोऑर्डिनेट्स इज ऑलवेज पॉसिबल एंड ऑल्सो वाइस वर्सा. वी कैन गो बैक फ्रॉम आवर लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एज लॉन्ग एज वी नो what is the relationship between the world coordinates and the local coordinate systems or frames of reference. Locations can be relative to any of these coordinate systems, and locations can be transformed from one coordinate system to the other. You are looking at an example, a picture, illustration. If we take global or world coordinate axis to be the one drawn in blue, और फिर हम अपना एक local coordinate system define कर लेते हैं XYZ का, जो कि इस वक्त हमने रेड में दिखाया हुआ, और उसके रेफरेंस से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं. इस केस में हमने एक टिपिकल 3D ऑब्जेक्ट क्यूब की शक्ल में वो ड्रॉ किया हुआ है. नाउ वी टॉक अबाउट येट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज दैट ऑफ हैविंग मल्टीपल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन अ 3D सीन. कोई सा भी 3 डायमेंशनल सीन हो तो उसके अंदर हमारे पास जरूरत हो सकती है मल्टीपल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस की. वो मल्टीपल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस इंडिपेंडेंटली मेंटेन किए जा सकते हैं और उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो सकती हैं और कोऑर्डिनेट्स को फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अदर ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है. एप्लीकेशन डेटा विल बी ट्रांसफॉर्म्ड अमंग द वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स डिपेंडिंग अपॉन what is to be accomplished. So what we need to do in the scene, that would determine what we do with the coordinate systems and their transformations. Individual coordinate systems often are hierarchically linked within the scene. You are looking at one scene right now. इसके अंदर आपको different frames of reference दिखाई दे रहे हैं. For instance, अगर हमारे पास एक कोई ऐसा object है जिसको हमने 2D object को दिखाना है from front only, तो XY coordinate system हमारा एक हो सकता है. अगर कोई पिक्चर हमारी दीवार पर लगी हुई हो तो उसके लिए हम एक डिफरेंट XY कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन कर सकते हैं इस 3D के अंदर. और फिर इसी तरह से जहां कहीं हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हों कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की, तो हम उनके लिए अलग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस डिफाइन कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, दिस कुड बी अ पिक्चर विच इज ऑलवेज टू बी व्यूड फ्रॉम फ्रंट. XY, that would be sufficing the requirements of anything that appears over here in this window. And if you are talking about, as I said, दीवार के ऊपर कोई तस्वीर लगी हुई है तो उसकी शक्ल किस तरह की नजर आ रही होगी. अगर हम 3D इफेक्ट देना चाह रहे हैं, 3D व्यू देने जा रहे हैं, तो उस सूरत में we can define a different frame of reference for anything that appears in this
area or in this display window, which could be a frame hanging with the wall. और अगर इसके अलावा हमारे पास एक्चुअल 3-dimensional ऑब्जेक्ट्स हों जैसा कि क्यूब है, तो उसके लिए फिर हम उसका अपना एक लोकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, जिसके रिलेटिव उसको हम ड्रॉ करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकेंगे. और फिर अगर रिक्वायरमेंट ऐसी मौजूद हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमारी मेन स्ट्रीम के अंदर, मेन एरिया ऑफ द सीन के अंदर जाना है, तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स को अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ द मेन सीन ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. So now let's take it up. If we need to define a point in 3D and represent it as a structure in C language, so basic idea या concept तो यही है कि हम 3 dimensions या 3 directions के अंदर move करने जा रहे हैं, तो हम ये बता सकें कि हम origin से कितना दूर गए हैं, maybe towards east and up and north, and that would tell us the location of the point that we want to make it to. The question would be that the center of your computer screen, if you want to make it there, what would be the coordinates that would be used to describe that very point, that very location? So if we say that we are going to move 1.5 feet towards east, 4 feet upwards, and 7.2 feet north, a data structure would be required to hold these values. You agree? Now that can be a structure that we define in C. So we can use type def structure, name it as struct point3D. The elements would be float x, float y, and float z. And now we can actually declare a structure called point3D and then make use of it. Point3D screen center is equal to 1.5, 4.0, 7.2. So now screen center, a structure of type point3D, is holding the 3 values that would be required to describe our desired location or position in 3D. Question is Cartesian system the only choice? Is this the only way that we can define or describe a point in 3-dimensional world? No, it's not the only way. We do have other ways, other means. For instance, we have introduced ourselves with the concept of polar coordinates when we were talking about drawing circles. So polar coordinates can help us over here as well in order to specify the location of a point in 3D. But what would it take to specify the location of a point in 3D using polar coordinates? We did talk about it earlier on as well, that it would require us to have a couple of angles. That's true. We can describe an object's position by telling us that starting at the origin, looking east, what is our rotation? Northward. Then what is our rotation? Upward. And then how much we need to travel along that line. So a couple of angles and distance. That is what would be required if we want to use polar coordinate system. Naturally, this is definitely less intuitive in the real world settings because we are comfortable with the concept of directions. That is why we make use of the east, west, and north, south concept. And if you try to work out the mathematics, it really becomes harder to manipulate. Whenever we are talking about transformations, they become really harder in polar coordinate system because such polar coordinates are difficult to control. Controlling the angle by which you rotate, angle by which you move, and then finding a straight line along which you need to move in order to make it to the point of requirement, that is difficult. Now, we have talked about the coordinate systems, the 3D coordinate systems. In order to specify directions of axes, we have defined the concept of rules, the right hand and the left hand rules. And we have talked about basic concepts of frames of reference that can be multiply defined in any given 3D coordinate system. Now is the time that we should talk about some of the basic geometry in 3D. Some of the definitions would be coming handy in the coming days. So let's talk about some of those concepts. First, modeling. Modeling is the process of describing an object or scene so that we can construct an image of it.
So we'll be making use of this concept. We'll be modeling our different scenes. Modeling means कि हमने उस सीन के अंदर क्या क्या कुछ दिखाना है, वो किस तरह की चीज़ें होंगी, किस एंगल से उनको देखा जाएगा. दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग, सो दैट हम उस एंगल से, जिस एंगल से हम देखना चाह रहे हैं चीज़ों को या दिखाना चाह रहे हैं, उनको उसी के मुताबिक ड्रॉ कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, सीन कंस्ट्रक्ट कर सकें. सो दिस इज मॉडलिंग. वील बी लर्निंग डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक्स एज वेल. और फिर उस डिस्क्रिप्शन को यूज करते हुए हम इमेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, so that we come up with a displayable scene. That's what modeling is about. Points are good old 3-dimensional locations, जिनको हमने देखा कि हम coordinate triples की मदद से represent कर सकते हैं. Those would be made use of. जिस तरह से हमने अभी पहले देखा, कोई सा भी point 3D coordinate system में x, y और z coordinates की मदद से describe हो जाता है, express किया जा सकता है. We'll be making use of the concept of vectors over here. We know that vectors have direction and they have magnitude, and they can also be thought of as displacement from a specific point. That is why हम x के along अगर displacement ले रहे हैं x axis के along, तो उसको हम एक vector कह लेते हैं. y के along अगर move कर रहे हैं तो उसको हम एक vector कह लेते हैं, because we know the direction and we know how much we are displacing or moving from one place to another. So the concept of a vector would be coming handy in our 3D geometry. The polygons. We have already talked about the polygons. Another way of defining or describing polygons could be that these are sequences of correctly coplanar points or an initial point and a sequence of vectors. We do know from our prior knowledge कि polygons जो हैं वो multiple vertices of the line segments that are joining each other from starting to ending वो define होती हैं, closed figures होती हैं. But this is another way of describing the same. एक ही plane के अंदर exist करने वाले points जो हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो एक polygon बनाते हैं, जिसमें हम initial point से लेके finally फिर दोबारा initial point तक ही लौट के आ जाते हैं और एक closed figure define करते हैं. A few images of polygons that we have already seen as well: triangle, kind of a parallelogram, and certain other complex polygons as well. The primitives that we have defined thus far, and we will be making use of them, they are the fundamental geometric entities within any given data structure. We have already touched on point, vector, and polygon. Regular polygon primitives include square, triangle, circle, or n-polygon. These are the examples. So जिनके अंदर सिमेट्री मौजूद है, स्क्वायर के अंदर तमाम डायरेक्शंस इसकी बराबर हैं. वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्राइंगल, सर्कल. आप देखिए तमाम की तमाम ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको डिफाइन करने वाले पॉइंट्स जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं. दे आर कोप्लेनर इन दैट सेंस. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट ऑफ पॉलीगॉन स्ट्रिप्स और meshes. Meshes provide a more economical description than multiple individual polygons. At times what happens is that we require surface of an object to be defined as multiple polygons. For instance, किसी भी object की surface को, in order to be able to render it very realistically, although I've used this term but we are going to define it a little later, उसको हम डिवाइड करना चाहते हैं into multiple smaller segments. तो उस सूरत में पूरी सरफेस को into a mesh of triangles अगर हम डिवाइड करना चाहें तो फिर ये mesh वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे लिए काफ़ी हैंडी हो जाता है. अभी हम एक स्टेप आगे चल के देखते हैं कि meshes जो हैं वो किस तरह से ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं इंडिविजुअल पॉलीगॉन्स की निस्बत. For instance, if we have 100 individual triangles, each having 3 vertices, that would require 100 times 3 or 300 vertex definitions to be stored. So अगर हमें 100 individual triangles के लिए डेटा स्टोर करना होगा तो हमें 300 vertices की डेफिनेशन स्टोर करना पड़ेगी. लेकिन अगर इन ट्राइंगल्स को मिला के हम एक स्ट्रिप बना लें, then the triangle strips would require only n+2 vertex definitions for n number of triangles in the strip. So अगर 100 triangles की एक स्ट्रिप हम बना लें so that would require only 102 unique vertex definitions, and that is what helps us define meshes or strips
of basic polygons. Typically triangle इस्तेमाल की जाती है, इसको हम आगे चल के यूज भी करेंगे. Meshes also provide continuity across surfaces, which is important for shading calculations. So we'll actually be using meshes for shading calculations. The 3D primitives in a polygonal database include a cube, sphere, cone, or a cylindrical figure. The 3D shapes are represented by polygonal meshes that define or approximate the geometric surfaces. So that's where we are going to make use of those polygonal meshes. You can take a look at the pictures right now. Look at this one, for instance. You can see certain primitives joined together in order to form this picture. Total number of polygons that are used over here, they are lesser than those that are used over there. So more primitives are approximating the picture in a lot better fashion. This probably doesn't look like a globe, but this one is more of a symmetric sphere. And if we go another step further, in the last one, you can see that the mesh is quite dense, and hence it is defining our required image quite well. So we'll see that the number of meshes that we use, the number of individual polygons that we use in the mesh in order to approximate the shape of a 3D object, that is going to contribute towards how well we are able to approximate the shape of that object. With curved surfaces, the accuracy of the approximation is directly proportional to the number of polygons used in the representation. More polygons yield a better approximation. But more polygons also have another impact. They exact greater computational overhead, and thereby degrading interactive performance and increasing render times wherever they are used. Make sense? If we are going to have more polygons defining a surface, then definitely those are going to have a greater overhead. But picture would become crisper. Now the concept of rendering. The process of computing a 2D image using a combination of a 3D database, scene characteristics, and viewing transformations. That is what rendering is all about. So rendering is a process in which we compute a two-dimensional image, because we did talk about this concept earlier on as well, that whenever we'll be defining 3D objects, उनको हमने डिस्प्ले तो फिर भी एक 2D मीडियम पर ही करना होगा. तो डेफिनेशन बेशक उनकी हम 3 डायमेंशंस में करेंगे सो दैट वी आर एबल टू हैव अ बेटर अप्रोक्सीमेशन, व्यू उनका हम डिफाइन कर सकें बेहतर, लेकिन एक्चुअल प्रोजेक्शन उनकी 2 डायमेंशनल फॉर्म में होना होगी, तभी हम उसको देख सकेंगे, तभी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे. सो 2D इमेज बनेगा तो नजर आ सकेगा. In order to be able to display it on our devices which are capable of defining or displaying or showing only the 2-dimensional images, हमें 3D इमेज को 2D इमेज के अंदर ट्रांसफॉर्म करना होगा. So that is the process called the rendering, in which we've got the 3D image, the database, the characteristics of the objects in there, the scene characteristics, and the viewing transformations, the way we want to look at the objects, the way we want to create the scene. All that information would contribute towards this process of rendering to complete. And there are various algorithms according to the needs of the application that are available for rendering. The next concept is that of tessellation. The subdivision of an entity or a surface into one or more non-overlapping primitives is called tessellation. So whenever we have some surface or some object's view that we want to create, we divide it into multiple segments, and if we are able to define them in such a manner that they are non-overlapping segments which are overall dividing the whole surface, and they can be made use of to approximate the surface along with its curvature and angle, and the way we want to show it, the view of it, all those things can be incorporated using this concept. The concept of division of surface into multiple segments is called the tessellation. So this is typically used by the rendering procedure. The renderers decompose surfaces into triangles as part of the rendering process. We did talk about the polygonal meshes. Typically मैंने कहा था कि हम triangles को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. So this is where they would be made use of.
while using this concept of tessellation, we would be decomposing or subdividing some entity, some object or its surface into multiple triangles. Sampling. The process of selecting a representative but finite number of values along a continuous function sufficient to render a reasonable approximation of the function for the task at hand. सैम्पलिंग का टिपिकल कॉन्सेप्ट जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है वो यही है कि हम पॉपुलेशन में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स चूज कर लेते हैं और उसकी मदद से पॉपुलेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. सो दैट इज व्हाट सैम्पलिंग इज ऑल अबाउट. सो सैम्पलिंग ओवर हियर वुड मीन दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव बट फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज along a continuous function which are sufficient to render a reasonable approximation of the function for the task at hand. What needs to be accomplished would be approximated using those values. So only enough values which would be sufficient to give us our desired result from the function, that is called the sampling. Next idea is that of level of detail. Now, in order to improve rendering efficiency, the time taken for rendering, when dynamically viewing a scene, more or less detailed versions of a model may be swapped in and out of the scene database depending on the importance, which is usually determined by the image size of the object in the current view. So simply speaking, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि हमारे सीन में दिखाई दे रहा है उसकी कितनी डिटेल दिखानी है, that is imperative when we are talking about the time taken for rendering that scene. So अगर हम रेंडरिंग के प्रोसेस के अंदर एफिशिएंसी लाना चाहते हैं तो फिर हम करते हैं कि सीन के अंदर ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी हमें ग्रेटर डिटेल दिखाना मकसूद है, कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी अगर हम लेसर डिटेल्स भी दिखा देंगे तो विजिबिलिटी इतनी उनकी हैम्पर नहीं करेगी और गुजारा हो जाएगा. सो अगर सीन के अंदर कोई चीज़ बहुत करीब है और उसके तमाम खदोखाल वाज़े तौर पर नजर आने चाहिए तो नेचुरली हमें ग्रेटर लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड होगा उसके लिए. और अगर कोई बैकग्राउंड में इमेज है, फॉर इंस्टेंस दीवार पर लगी हुई सीनरी जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्लियर इमेज अगर हमें दिखाई नहीं भी दे रहा तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट. सो डिपेंडिंग अपॉन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सीन हम उसका लेवल ऑफ डिटेल कम या ज्यादा कर सकते हैं. सो इसके लिए हमें यही करना पड़ेगा कि फॉर इंस्टेंस अगर हम अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहे थे सर्फेसेस की, किसी एक सर्फेस को अप्रॉक्सीमेट अच्छे तरीके से करने के लिए अगर हमने पॉलीगोनल मैश जो बनाया है उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉलीगॉन्स रखी हैं तभी वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बना रहा है, तो जब उसका क्लोजअप लेना होगा तब तो हम यूज कर लें ग्रेटर लेवल ऑफ डिटेल, ज्यादा पॉलीगॉन्स का मैश इस्तेमाल कर लें. लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड में चले जाना है तो फिर उस सूरत में हम उतना ग्रेटर लेवल ऑफ डिटेल जो हमारे लिए जरूरी नहीं रहता उसको हम फोरगो कर दें. सो इसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद दोज ऑब्जेक्ट्स होती है उसको बारी बारी चेंज करते रहना पड़ता है. जब कोई ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड में जा रहा है और उसकी लेवल ऑफ डिटेल कम करनी है तो उसके लिए फिर लेसर डिटेल वाली डेफिनेशन जो है वो हमारी सीन डेटाबेस के अंदर आ जाए. और अगर उसका हमने क्लोजअप लेना है और उसको ज्यादा वाजे करके दिखाना है और उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है हमारे नेक्स्ट सीन में तो उस वक्त उसकी ग्रेटर डिटेल्स वाली इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी 3D डेटाबेस के अंदर डाल दी जाए. The next concept that we are going to have is that of surface normal. Surface normal is typically a vector which is perpendicular to a surface and is outward facing. Surface normal are used to determine visibility and also in the calculation of shading values. We are going to make use of these in our later algorithms which would be helping us identify what parts of a three-dimensional object are to be kept visible and what parts are going to be hidden. When we will be talking about the 3D models, the effect of lights are going to have a very important role to play. We will be talking about different lighting effects and models using different lightings. So let's call it a day today. I hope you would have enjoyed today's discussion. Today we talked about the primitive three-dimensional concepts. हमने 1D, 2D और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को डिफाइन किया और फिर 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आज अंडरस्टैंड किया. इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम आगे चलेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कुछ मजीद 3-डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन विल बी मूविंग इनटू 3-डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशंस. इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.